बड़ी मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारी। सालिक धामपुरी साहब एक मुखलिस कलमकार थे। उनका लौह कलम से जो रिश्ता था वो कोई पेशा वराना रिश्ता नहीं था, बल्कि एक दिल का रिश्ता था। और वो जो कुछ भी लिखते थे अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर, वो जो फैज़ ने कहा था कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, खून दिल में डुबो दी हैं उंगलियां मैंने। तो इसी तरह से वो खून दिल और खून जिगर के साथ अपनी तहरीरें लिखते थे। और ये अलग बात है कि उनको उतना रिकग्निशन नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कभी कोई अपने लिए लॉबिंग नहीं की। आज का ज़माना लॉबिंग करने का ज़माना है, और वही लोग शोहरत और इज़्ज़त और दौलत पाते हैं जो अपनी लॉबिंग करते हैं और नेटवर्किंग करते हैं। तो सालिक धामपुरी साहब को जो जानते थे वो समझते हैं कि वो तो एक हीरा शख्सियत थे और बहुत ही उनकी खूबियाँ बहुत सारी थी। वफ़ात से एक ही दिन पहले वो मेरे गरीब खाने तशरीफ़ लाए थे। मैंने उनसे ये कहा कि सालिक साहब, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, ऐसी शदीद गर्मी में रोज़े में आप क्यों निकले हैं घर से? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो बड़ा अहम है। अरे आगा साहब, कोई साहब आए थे मुलाकात के लिए, उन्होंने टेलीफोन किया और वो यहाँ बिलाल मस्जिद में थे, तो इसलिए मैं घर से चला आया। तो जो शख्स इस गर्मी में शिद्दत में रोज़े की हालत के अंदर किसी शख्स से मुलाकात करने के लिए अपने घर से निकल के इतनी दूर चला जाए, वो मामूली आदमी नहीं हुआ करता। इस वक्त मैं मरहूम सालिक धामपुरी साहब के घर पर उनकी उस हाल में इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर हम बज़्म अहबाब की महफ़िल में शिरकत किया करते थे। तकरीबन दर्जनों महफ़िलें यहाँ पर सजाई गई जिसमें हम शरीक रहे हैं, लेकिन आज जो महफ़िल सजाई गई थी उसमें सालिक साहब मौजूद नहीं थे, बल्कि सालिक साहब की याद में ताज़ियती नशिस्त थी और तमाम साथियों ने गुफ्तगू की और उनके तमाम औसाफ को यहाँ पर याद किया गया। ख़ास तौर से उनकी ज़िंदगी के उस पहलू को याद किया गया कि वो लोगों को कनेक्ट करने में बड़े माहिर थे और किस तरह से लोगों को जोड़ते थे। और अपने दोस्तों की जो उनकी जो महफ़िल थी उसमें 18 साल से लेकर के 80 साल तक के दोस्तों की फहरिस्त थी। ये बड़ा अहम पहलू था उनका। और भी तमाम उनकी तख्लीकी पहलू पर बात हुई है। मेरे साथ इस वक्त जावेद अख्तर साहब, उनके जो बड़े साहबजादे हैं, इस वक्त मौजूद हैं। जावेद साहब, मुझे बताइए कि आपकी जो अपडेट्स हमें मिलते रहे हैं गुज़िश्ता 2.5 महीने लगभग होने जा रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आप अपडेट न करते हो, कोई ना कोई यादगार तस्वीर आप शेयर करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आपके वालिद थे, वो आप ही उनका गम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मैं तो नहीं समझ सकता। क्या कहेंगे ख़ास तौर से जो उनकी फ़िक्रमंदी अपने इन तमाम चीज़ों को लेकर के, जैसा कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छा अंदाज में उनकी चीज़ों को रिकॉर्ड में रखने की कोशिश की है, आज अपने वालिद साहब को याद करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो वालिद साहब के ख्वाब हैं उनको पूरा कर सकूं। और अगर मैं बहुत खुशमत समझूंगा अपने आप को अगर उनके चंद औसाफ में अपने अंदर पैदा कर सकूं। बहुत ज़्यादा आप करीब थे और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन था आप दोनों के दरमियान, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन था। वही वजह है कि आज आप उस तरह से याद कर पा रहे हैं और हम तमाम लोग उनको याद कर रहे हैं। हमारा जो ताल्लुक़ था वो एक अलग तरह का ताल्लुक़ था, एक दोस्ताना ताल्लुक़ था, एक सहाफ़ती ताल्लुक़ था। क्या खूबियाँ वालिद साहब में आप पाते थे? सबसे ज़्यादा जो है मैं ही रहा हूँ वालिद साहब के साथ, और बनिस्बत और भाई बहनों के बचपन से ही, मतलब जब धामपुर से पहली बार हुआ है कांति में, उन्हें बखूबी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, सब भाई बहनों को स्टैंड कर। अब जो है वो अपने आज़ाद, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस है कि उन्होंने खिदमत नहीं कराई हमसे। ये जो चीज़ें आपने अभी की हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, इससे पहले जब आपने उनका जो सेटअप था एक अलग तरह का सेटअप था। हम यहाँ बैठते थे और ज़िक्र होता था तो मुझसे अक्सर कहते थे कि जावेद इसको नए तरह से सेटअप करना चाहता है, लेकिन मुझे यही सेटअप अच्छा लगता है। अब जब मैं आकर देख रहा हूँ तो आपने जो बहुस्न खूबी के साथ उनकी यादगारों को सेटअप दिया है, ज़ाहिर सी बात इससे अंदाज़ा होता है कि आपका जो ताल्लुक़ और जिस तरह से आप कंटिन्यू करना, जैसे आपने बताया, मुझसे भी बात होती थी वालिद साहब की, जब भी मैं इसका जिक्र करता था, लेकिन वो मना कर देते थे कि यार रहने दो, खर्चा होगा बेकार, ऐसे ही सही है। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसे ही रहे। वो औरों से जिक्र करते थे, लेकिन मैं जब भी करता था वो मना कर देते थे। ये थे जावेद अख्तर साहब जो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से उनके वालिद साहब का जो उनका करीबी ताल्लुक़ था, एक बाप बेटे का, एक तरह से याराना ताल्लुक़ भी था इन दोनों हज़रात के दरमियान। मैं भी बैठता था कभी साथ में इसी हॉल में, तो बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू होती थी, कई मामलों पर गुफ्तगू करते थे।
نہ صرف کی جو ہے روزانہ کی جو روٹین گفتگو ہوتی تھی اس کے علاوہ بھی گفتگو کرتے تھے. کبھی کبھار وہ کچھ پروگرام دیکھ رہے ہوتے اس پر بھی چرچا کرتے تھے. آئیے میں ان کے ایک بھتیجے ہیں جو سالک صاحب کے، وہ بھی بہت قریب تھے ان سے، آئیے میں ان سے بھی بات کرتا ہوں کیا یادیں ہیں ان کی. نوشاد بھائی میرے ساتھ اس وقت ہیں. نوشاد بھائی مجھے بتائیے کہ چچا محترم کی کیا یادیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں آپ؟ جو چچا تھے ہمارے، وہ میرے خیال سے خاندان میں سب سے زیادہ قریب میرے تھے، اور میں بھی ان سے میرا دلی لگاؤ تھا ان سے، اور یہ لگاؤ میرا دلی آنے کے بعد اور زیادہ ہو گیا. اگر اوکھلا آنا ہے تو ایسا نہیں کہ میں ان سے بغیر مل کے چلا جاؤں. یہ میں نے جاوید بھائی کو فون کرا اور بتاتے میں آ رہا ہوں، تو جاوید بھائی آنے سے پہلے چچا کو فون کر دیتے تھے کہ ابھی بابو آ رہا ہے. مجھے پیار سے بابو بھی کہتے تھے، اصل میں نام نوشاد احمد ہے. اور اب یہ ایک واقعہ ایسا گزرا انتقال کے بعد کہ میں نے جاوید بھائی سے کہا کہ میں آ رہا ہوں، اور جاوید بھائی نے فوراً فون، جو عادت کے مطابق انہوں نے فون چچا کو کرا. اب فون کرا تو جاوید بھائی کے پاس فون موجود، کیونکہ چچا تو ہے نہیں. کیونکہ اور مجھے بھی کئی بار ایسا لگا کہ میں اوکھلا جا رہا ہوں، چچا سے مل کے آؤں گا، بعد میں خیال ہے چچا تو ہے نہیں اب. تو ایک دم دل مطلب ایسا ہوا جیسے کوئی چیز نکل گئی ہمارے. تو ہمارے خاندان کو جوڑنا اور ہمارے خاندان میں سب کا خیر خیریت لینا اور سب کو برابر فون کرنا وقت سے، یہ ان کی ایک بہت اچھی خوبی تھی. سالک دھامپوری صاحب دھامپور کے برانڈ ایمبیسڈر رہے. یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دھامپور کو ادبی دنیا میں، اردو دنیا میں پہنچانے والے نام اپنے نام کے ساتھ دھامپور کو سالک دھامپوری صاحب ہیں، جنہوں نے اس نام کو اتنی دور تلک پہنچایا. یہ تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور یہ اب جو خالہ ہوا ہے اللہ اسے پورا کرے. ہم یاد کر رہے ہیں، ابھی تازہ واقعہ ہے، 2 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، ہم سب کے ذہنوں میں ہے، آپ کے ذہنوں میں بہت زیادہ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے ایک مرہم لگتا ہے اور ہم اپنے ڈیلی لائف میں چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم چاہیں تو ان یادوں کو کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کتنا تیار پاتے ہیں؟ میں ابھی جو معصوم مرادوادی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہم ان کے لیے یہ چیزیں جو ان کے مراسلے یا جو ان کے لکھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ دل کی آواز جو ان کی بے باکی تھی. میں اس بات سے بہت متفق ہوں، اور میں انشاءاللہ جتنا میرا تعاون ہے میں سب کروں. آپ اس کے لیے بے فکر رہے، یعنی کہ آپ کا، ہمارے بھائی کا، جتنے بھی گھر کا، انشاءاللہ اس کو ہم اکٹھا کر کے ایک جگہ ان کی بات کو پورا کرنا، اس کو ایک مطلب عملی جامہ پہنائیں گے اس کو. بہت شکریہ. یہ تھے نوشاد صاحب جو سالک دھامپوری صاحب کے جو بھتیجے ہیں. وہ یہ بتا رہے تھے کہ اپنے چچا محترم کی جو یادیں ہیں، جو ان کے نقش ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اپنے طور پر جو ان سے ہو سکے گا ضرور کوشش کریں گے، اور اپنے بھائی جاوید اختر صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مل کر کے چاہیں گے کہ ان کی یادوں کو آئندہ کے لیے محفوظ بھی کیا جائے، اور ان کی وہ لیگیسی جو تحریروں میں تھی وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. بہت شکریہ.